गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो मैं गोविंद कुमार आज आप सभी को ले चलता हूँ आपके जो भोजन के अवयव में कुछ टॉपिक रह गए थे उनको आज अध्ययन करते हैं हम सभी। तो हमारा लास्ट वीडियो में खनिज तक हो गया था, तो आज हम लोग जल के बारे में चर्चा करते हैं कि जल क्या होता है और जल हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या कितनी आवश्यक होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जल क्या है, हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है, जो हमारे शरीर में का निर्माण हुआ है, उसमें जल की लगभग 60 से 70% मात्रा जल की ही होती है। इसलिए जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। हम सभी जानते भी हैं कि वाटर इज़ लाइफ। क्या वाटर इज़ लाइफ, कि जल ही जीवन होता है। जल कैसा? शुद्ध जल, अशुद्ध नहीं, शुद्ध जल हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है। और ये जो जल प्राप्त होता है हमें बरसात के माध्यम से या फलों के माध्यम से, सब्जियों के आदि के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं यह पौधों के तथा जो जल है पौधे के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास भी इन्हीं के माध्यम से करते हैं। तो आइए बच्चे देखते हैं कि भोजन के अवयव तथा उनके कौन कौन से कार्य हैं। आपकी बुक्स में ही चल रहे हैं भोजन के अवयव और उनके कौन कौन से कार्य। पहले बात है भोजन के प्रकार में देखते हैं, टाइप्स ऑफ। आप लोग बुक्स ओपन रखिएगा, वहाँ पे एक टॉपिक क्लियर होते हुए चल रहा है। भोजन के प्रकार, ऊर्जा प्रदान करने वाले, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो भोजन के मुख्य अवयव था वहाँ से। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है या शरीर क्रियाशील होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या थे? पौधे से भी प्राप्त होते थे और जंतुओं से। तो पौधे से देखते हैं, पौधे से हमारे प्राप्त हैं गन्ना, गेहूँ, चावल इत्यादि। इसके बाद देखते हैं भोजन के प्रकार में हमारा है शरीर निर्माणक भोजन, मतलब जो शरीर का निर्माण करते हैं ऐसे भोजन के कौन से अवयव हैं? जी हाँ, प्रोटीन। लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी भोजन के प्रोटीन के बारे में। तो ये क्या है? शरीर का निर्माण भी करता है। और ये जिससे क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं प्रोटीन के? उच्च ऊर्जा स्रोत, स्वास्थ्यवर्धक तथा ऊर्जा संग्राहक होता है। मतलब क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा होता है तथा इसमें ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है। ये हमें आपको प्रोटीन मांस, अंडे, दूध इत्यादि से प्राप्त होते हैं तथा छिलकेदार वाले भी अनाजों से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आवश्यक भोजन या कह सकते हैं रक्षक भोजन। ये किस प्रकार के हैं? जी या सूक्ष्म वाले जो थे हमने पढ़े थे, वसा, प्रोटीन के बाद या वसा, विटामिन, खनिज, जल और रुक्षांश। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ एक एक बारे में छोटी छोटी बातें क्लियर कर लेते हैं। वसा क्या है? शरीर का रचनात्मक अवयव, शरीर की वृद्धि, भोजन का पाचक, एंजाइमों का रक्षक, ये सारे कार्य वसा के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं हमारे शरीर में। ये कहाँ से वसा प्राप्त होती है? आपको वसा जंतुओं और तथा पौधों के माध्यम से प्राप्त होती है। जंतुओं से आपके मछली, गाय, भैंस जो प्राप्त है, इनके दूध के माध्यम से हमें वसा मिलती है। तथा पौधों के माध्यम से जो छिलकेदार, दो फली कह सकते हैं, फलियोदार वाले पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनमें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों है, सोयाबीन है इत्यादि। विटामिन्स के बारे में बच्चों देखते हैं। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स का कार्य जो हमारे शरीर का, वही जैसे कार्बोहाइड्रेट करता था, तो यहाँ भी विटामिन्स शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है तथा शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी बनाए रखता है। ये कहाँ से विटामिन्स प्राप्त होते हैं? विटामिन्स बच्चों आपको सब्जियों, फल, दूध, अंडे इत्यादि मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी हमें अल्प मात्रा में ही ज़रूरत होती है, लेकिन तब भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। आगे देखते हैं बच्चों खनिज के बारे में। खनिज के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं तथा शरीर की क्रियाशीलता के लिए भी होते हैं, तो ये हमारे खनिज के लिए हैं। इनमें देखते हैं ये क्या है? पोषक संतुलन, सामान्य रख रखाव। इनका कार्य क्या होता है? शरीर को संतुलित पोषक देना तथा शरीर के रख रखाव में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
हमारे पास खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनके स्रोत है दूध, अनाज, पत्तेदार सब्जियां, फल इत्यादि से। आगे बच्चों जल के बारे में देखते हैं। शरीर में पाचन, संवहन तथा अन्य उपापचयी कह सकते हैं या उत्सर्जी क्रियाओं को संपन्न किया जाता है जल के द्वारा। जल के स्रोत कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? पेय पदार्थों से, या कह सकते हैं वर्षा के इत्यादि जलों से, या भूमिगत जल से, भोजन से, क्योंकि जो भी हम भोजन भी ग्रहण करते हैं उसमें लार की मात्रा समुचित रूप में रहती है और भोजन को पाचन करता है, जिससे कि वहाँ से हम लोग भोज्य पदार्थों से अपने जल को ग्रहण करते हैं या अवशोषित कर लेते हैं। आगे देखते हैं रुक्षांश के बारे में। आज जो कि हम लोग पढ़ेंगे जल या रुक्षांश या रेशेदार या फाइबर्स वाले ऐसे फल या फूल्स या कह सकते हैं सब्जियां जिनसे हमें रेशेदार चीज़ें मिलती हैं, फाइबर्स मिलते हैं, उनकी पूर्ति होती हैं। तो चलते हैं बच्चों, जल के बारे में चल रहे थे, अब आते हैं जल के कार्य में। जल के कार्य में देखिए, जल का मुख्यतः कार्य है हमारे शरीर के लिए क्या है? यह शरीर का ताप का नियंत्रण करता है। क्या करता है बच्चों? पहला जो जल का मुख्य कार्य है, हमारे शरीर में जो तापमान बढ़ता घटता रहता है या उतार चढ़ाव होता है उसको नियंत्रण करने का कार्य है पहला जल का। दूसरा है जल भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है, अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। कैसे सहायता प्रदान करता है? क्योंकि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो सूखा हो या गीला भी हो, तो वो जब हमारे मुख में जाता है तो वहाँ से लाल ग्रंथियों द्वारा लार मिलकर उस भोजन को तरल पदार्थों में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर द्वारा चूसक ग्रंथियों से उसको ग्रहण किया जा सकता है। तीसरा देखते हैं बच्चों, यह कोशिकीय क्रियाओं तथा रुधिर, कोशिकीय क्रियाएं मतलब कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती है, जैसे कोशिका में क्या होता है? खून का बहता है, रक्त का संचार होता है, तो रक्त को भी ये संचारित करने में भी मदद करता है। आगे देखते हैं बच्चों चौथा क्या है कि जल से हमारे कब्ज मतलब पेट की जो संबंधी बीमारियां होती हैं, पेट हमारा जब हम शौच को जाते हैं तो हमारा प्रॉपर शौच होता नहीं है, या कह सकते हैं कि बार बार लैट्रिन के होने की आशंका रहती है, तो ऐसा कुछ होता है कब्ज की बीमारी में। तो ये समस्या दूर करने के लिए हमें पानी की उचित और भरपूर मात्रा लेनी चाहिए, तो जिससे कि ये बीमारी दूर हो जाती है। आगे बच्चों देखते हैं जल के जो हमारे स्रोत हैं। जल का अभी हो चुका था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जल के हमारे पास मुख्य स्रोत कौन से हैं? पेय पदार्थों से, जैसे दूध है, चाय, कॉफ़ी या ये सब ग्रहण करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स। वैसे कोल्ड ड्रिंक ग्रहण करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दूध, चाय, कॉफ़ी या ऐसे रसदार फल हैं, उनका सेवन करने से हमें जल की पूर्ति हमारे शरीर को हो जाती है। इसमें सब्जियां, फल हैं और कोशिकाओं में ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से, जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? भोजन को ग्रहण करने से पहले मुख में ग्लूकोज बनता है, फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जल को मुक्त करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं रुक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। सातवां है हमारा भोजन के अवयव में रुक्षांश। रुक्षांश मीन्स होता है रुच मीन्स रेशेदार, ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें रेशा हो। जैसे आप देखते हैं आम में रेशे रहते हैं, मकाई में रेशे या छिलके भी कह सकते हैं। जैसे आप लोग मकाई खाते हैं तो क्या होता है? ऊपर क्या होता है? छिलका है। चना है, ऊपर छिलका है। तो ऐसे पदार्थों के बारे में हम भोजन के अवयव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारे रुक्षांश या रेशेदार हमारे भोजन में जैसे फलों, सब्जियां या ऐसे पौधे जिनमें रेशे पाए जाते हैं, उनसे प्राप्त होता है। ये रेशे क्या कर सकते हैं? मनुष्य में के पेट में इनका पाचन नहीं होता है, लेकिन पाचन की क्रियाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे बात देखते हैं बच्चों, रुक्षांश क्या होता है कि जो इसका किस कारण से पाचन नहीं होता है? क्योंकि रुक्षांश एक सेलुलोज नामक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जटिल मीन्स बहुत कठोर कह सकते हैं, या जिनका पाचन आसानी से नहीं हो पाए उनके बने हुए होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं हो पाता है। रुक्षांश के कार्य देखते हैं बच्चों। रुक्षांश के मुख्य कार्य हैं, पहला देखते हैं, भोजन को भली भांति पचाने में रुक्षांश का होना आवश्यक है। मतलब एक बार फिर से देखते हैं, रेशेदार या फाइबर्स का हमारे भोजन में इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि उनके माध्यम से ही भोजन का पाचन
समुचित तरीके से हो जाता है। दूसरा देखते हैं बच्चों, यह शरीर में जल को रोके रखने के लिए, मतलब रुक्षांश या फाइबर्स का जो कार्य है हमारे शरीर में जल को रोकने में भी मदद करता है। आगे देखते हैं, तीसरा इसमें है, यह छोटी आंत में पचे हुए भोजन को गतिशील रखता है तथा कब्ज को रोकता है। क्या करता है, ये जो छोटी आंत में हमारे जो भोजन है एक जगह कहीं एकत्रित ना हो जाए, आगे प्रोसीजर बढ़ता रहे, तो उसको आगे बढ़ाने का भी कार्य करता है तथा कब्ज को भी नियंत्रित करता है। तो इसलिए बच्चों जिनको भी कब्ज की प्रॉब्लम हो तो उनको पानी का अधिक सेवन करना चाहिए तथा फाइबर युक्त भोजन का भी प्रयोग करना चाहिए, जिनसे उनका पेट अच्छी तरह से साफ रहे। आगे देखते हैं संतुलित आहार के बारे में बच्चों। देखते हैं संतुलित आहार क्या होता है। वह आहार जिसमें भोजन के मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उनकी उचित मात्रा होती है, या कह सकते हैं संपूर्ण मात्रा हो, उन्हें ही हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं बच्चे, वह आहार, संतुलित आहार किसे कहते हैं, वह आहार जिसमें भोजन में उपस्थित समस्त पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। देखते हैं बच्चों संतुलित आहार में कौन कौन से मुख्य अवयव हैं। अभी जो हमने भोजन के मुख्य अवयव पढ़े थे वही हमारे हैं। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, जल तथा रुक्षांश आदि। तो बच्चों आज हमारी क्लास संतुलित आहार तक आपका यहाँ तक कोर्स कंप्लीट हुआ है। अभी आगे कुछ बाकी हैं, तो बच्चों आज तक यही हमारी पढ़ाई को स्थगित होती है। तो बच्चों आपसे आशा करता हूँ कि आप यदि रक्षाबंधन से त्यौहार से फ्री हो गए हों तो आप सभी जो आज वीडियो चल रही है हमारी, आपके अगले टॉपिक पे पढ़ाई चल रही है, उसको ज़रूर देखें और नोट्स साथ साथ बनाते चलें, जिनसे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे और साथ साथ आप पढ़ते भी रहें और बढ़ते भी रहें। धन्यवाद।